व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पूर्णिया में आदिवासी परिवार को जिंदा जलाने की घटना। KGMU लखनऊ में स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण। जयशंकर वांग यी की ब्रीजिंग में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक। आइए देखते खबर विस्तार से। पूर्णिया में आदिवासी परिवार को जिंदा जलाने की घटना। पूर्णिया में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। एक आदिवासी परिवार के 5 लोगों को पहले बेरहमी से पीटा गया और जब वे अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूदे तो उन्हें बाहर निकाल कर जिंदा जला दिया गया। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी के निर्देश पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरे गांव का हाल जाना। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गांव पूरी तरह खाली हो गया है और हर कोने में खौफ पसरा हुआ है। पीड़ितों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भी परिवार को सांत्वना दी और न्याय दिलाने का भरोसा जताया है। आज मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक ऐसी घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद जिसको पूरे देश को झंझोर देना चाहिए था, पर अफसोस है कि सत्ता और सिस्टम की चुप्पी ने उस घटना को दबाने की कोशिश करी। क्या इस देश में आदिवासियों की जो जान है उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है? और इतनी बड़ी बड़ी जब घटनाएं हो जाती हैं तो उनको दबाने के लिए पुलिस प्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग होता है। इंसान को इंसान समझो, ये एक नारा नहीं है, ये एक पुकार है उन लोगों की, उन 5 एक ही परिवार के लोगों की जिनको जिंदा जला दिया गया। यह घटना है पूर्णिया की, 6 तारीख की घटना है। टेडगामा गांव की घटना है जहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को बेरहमी से मार डाला गया। बाबूलाल उरांव जी, उम्र 50 साल, उनकी पत्नी सीता देवी, उम्र 35 साल, उनकी माता कातो देवी, उम्र 70 साल, उनका बेटा मंजी उरांव, उम्र 25 साल, उनकी बहू रानी देवी, उम्र 23 साल। यह स्थिति है जहां पर माता सीता के प्रदेश में आज सीता सुरक्षित नहीं है। और जो घटना का विवरण अगर आप सुनेंगे तो इतना भयावह है कि किसी की भी आत्मा तड़प उठे। सबसे पहले इनको पीटा गया, इनके हाथ पैर तोड़े गए, उसके बाद इनको जलाया गया। जब पूरी तरह से नहीं जले तो तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद वापस आकर फिर पेट्रोल डीजल छिड़ककर फिर जलाया गया। और यही नहीं, जब एक साथी उनका, जो उस परिवार का व्यक्ति था, अपने आप को बचाने के लिए वहां पास में एक तालाब था, उसकी भी मैं फोटो दिखाऊंगा, उसमें कूदा तो जो मछली पकड़ने के कांटे से उसको वापस से कांटा डालकर वापस से तालाब से बाहर निकालकर फिर जलाया गया। और ये कब करा? उनके भाइयों के सामने, उनके सामने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उनके गर्दन पर तलवार रख दी गई और उनको दिखाया गया ताकि वो डर जो एक मन में जो जगाना चाहते थे उस परिवार के, उनको डराने के लिए उनके भाइयों को भी वहां खड़ा करा गया। बात यह है कि यह घटना 200 से 250 लोगों ने अंजाम दी, कोई 1-2 लोग नहीं थे, 200 से 250 लोग थे। और यह भीड़ कौन थी? किसका संरक्षण था? किसने उकसाया था? यह सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि यह
पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी और यह नरसंहार किया गया है बिहार के पूर्णिया के टेटगामा गांव में। राहुल जी के निर्देश पर हम लोग वहां गए और व्यक्तिगत रूप से उस परिवार से हम मिले और जब हमने वहां पर जो दृश्य देखा तो दिल भी हमारा पसीज गया, बैठ गया। वहां भय का माहौल था, पूरा का पूरा गांव खाली हो गया है, सबके मन में डर है, पूरा गांव खाली था। आपको जो मैं ये फोटो दिखा रहा हूं, ये परिवार से जब हमारी चर्चा हो रही थी, ये तब का है। इसके बाद एक और आप फोटो देखिए जहां पर उनको जलाया गया। ये वो जगह है जो मक्का के बच जाते हैं, उन पर रखकर इनको जलाया गया और जब नहीं जले तो उस पर डीजल पेट्रोल डाला गया। इसके बाद वाला जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं वो उस तालाब का फोटो है। ये उस तालाब का फोटो था जहां पर वो तालाब में कूद गए थे और तालाब में मच्छी का कांटा डालकर उनको वापस से तालाब से बाहर निकालकर वापस से उनको जलाया गया था। राहुल गांधी जी ने खुद पीड़ित परिवार से बात करी, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी और परिवार के साथ पूरी ताकत से खड़े होने का भरोसा दिलाया। वो वीडियो भी मैं आप सबके सामने यहां दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी जी बात करेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। रामदेव का था पहले, पुराना रामदेव का था ना सर, लड़का। हाँ, तो जितना उतना मैं सब अलगाने गया था ना पुल का। उसके बाद आ गया, उसी के घर में भगना था, उसका भगना था, उसी को हुआ न हुआ। हालांकि साथ में हमको भी ले आया, छुड़वा दिया और मारपीट किया उसी 10-11 बजे रात में। इसमें पूरी घटना ये थी भैया कि ये भाइयों को भी पकड़कर वो लाए थे और इनके सामने उनके जो भाई था उसको पूरी तरह पहले मारा, उसके पत्नी को भी बुलाया बाहर से और फिर उसको भी मारा। इनकी जो माता जी थी वो भी बाहर थी, तो दूसरे घर से बुलाकर उनको भी फिर मारा। पहले तो बहुत मारा, उसके बाद फिर जला दिया। एक बार नहीं टोटल मरे? इसमें कुल मिलाकर 5 लोग मरे हैं, 5 लोगों को जिंदा जलाया गया है। और जिनने मारा है ये इनके परिवार के नहीं या किसी? नहीं, ये गांव के हैं, परिवार के नहीं है, गांव के। अच्छा, मतलब अभी हम तेरे सामने मगर परिवार एक नहीं है। परिवार एक नहीं है, ये एक गांव के हैं पर परिवार एक नहीं है। इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों ने अभी तो 3 लोगों पर FIR हुई है अभी और कुल मिलाकर 150 लोगों को अज्ञात में दर्ज करा है। 3 लोगों को पकड़ा है और 150 लोगों पर अज्ञात में दर्ज करा है। 23 नामजद है, 3 गिरफ्तार और 3 गिरफ्तार हैं। हम लोगों ने इनको पूरा हिम्मत दी है कि अब साथ में हैं और पूरी ताकत से आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है। जी भैया। आपने देखा राहुल गांधी जी ने खुद उस पीड़ित परिवार से बात करी है। सवाल यह है कि जब दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी जी को आखिरी पंक्ति के व्यक्ति की चिंता है, उनकी दुख की चिंता है, उनके दर्द की चिंता है, तो बिहार में बैठकर बिहार के मुख्यमंत्री जी को चिंता क्यों नहीं है? इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उनका एक ट्वीट तक नहीं आता है। क्या बिहार के लिए यह सामान्य घटना बन गई है कि जब इस आदिवासी को मारा जाएगा, वो उन चीजों से बिहार के मुख्यमंत्री को किसी भी तरह से या वहां की भाजपा की सरकार को किसी भी तरह से कोई सरोकार नहीं है? बिहार में आज
ना पानी मिल रहा है, ना सुरक्षा मिल रही है, पर शराब जरूर मिल रही है। और इसका भी मैं उदाहरण दूंगा। हम वहां पर गए, ये वो उनके घर का हैंडपंप है, वहां पर लाल पानी आता है, बहुत ज्यादा आयरन है, बदबू आती है, पीने योग्य नहीं है। पर वहां के आदिवासियों के पास पीने का कोई भी साधन नहीं है। इसके पास में ही एक नल जल योजना का कूप लगा हुआ था, लाइन डली हुई थी, पर उसमें से पानी नहीं आता। और आप देखना इसके अगले वाले फोटो में, ये वहां पर शराब की बोतल पड़ी हुई है। अब आप सोचिए शराब की बोतल वहां आई कैसे? क्योंकि भीड़ ने जब ये घटना को अंजाम दिया तब सब शराब में के नशे में चूर थे। ऐसे राज्य में जहां शराबबंदी हो चुकी है और आज भी अगर वहां शराब मिल रही है, और आप सोचिए कि ये घटना जब हम वहां पहुंचे हैं, ये एक हफ्ते से ज्यादा दिन के बाद हम वहां पहुंचे हैं, तो जो क्राइम का सीन है वहां पर आज भी शराब की बोतलें मिल जाएंगी आपको। तो बिहार में शराबबंदी कहने की बात जरूर कह रहे हैं, पर वहां शराब खुले में मिल रही है। और ये अगर जंगल राज नहीं है, ये अगर गुंडा राज नहीं है, तो फिर क्या है? भाजपा की सरकार से हमारे सीधे सवाल हैं। क्या कारण है कि भाजपा की सरकार में वहां पर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो इंसानियत भूल गए हैं? मैं ये मानता हूं वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, पर इंसान तो थे। और क्यों वहां की सरकार का, वहां की पुलिस का, वहां के प्रशासन का किसी के भी मन में कोई खौफ नहीं है? क्योंकि जितने भी अपराधी हैं उनको संरक्षण देने का काम वहां की सरकार कर रही है। यह कहकर कहा गया कि वो किसी चुड़ैल का मामला था। क्या कारण है कि भाजपा की सरकार में अंधविश्वास को पोषण मिलता है, पाखंड को पोषण मिलता है, शिक्षा पर कोई तरजीह नहीं दी जाती है, सुरक्षा की कोई बात नहीं करता। आज तक उनके परिवार को राहत राशि नहीं मिली है। और बिहार में जब ये जंगल राज और गुंडे राज की हम बात करते हैं, तो राहुल जी बिल्कुल सही कहते हैं कि इस देश की क्राइम कैपिटल बिहार बन गया है। जब राहुल जी ने यह कहा, बिल्कुल सही कहा। जब इस तरह की घटनाएं किसी राज्य में होगी और वहां के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्राइम कैपिटल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? और हमारी जो मांगे हैं वो साफ हैं। हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिले, पीड़ित परिवार को स्थायी सुरक्षा मिले। क्योंकि आप 2-3 दिन के लिए पुलिस कर्मी वहां रख देंगे, पर जैसे ही वो लोग वापस आएंगे तो क्या उनके बचे हुए, जो आपने फोटो में देखा, 5 भाइयों को, 4 भाइयों को, उनके परिवार को कोई बचाएगा? उनको स्थायी सुरक्षा मिलना चाहिए। और जो दोषी हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको सजा होना चाहिए। क्योंकि जब तक इसमें कोई निर्णय होगा नहीं, तब तक दोषियों को सजा मिलेगी नहीं। और अंधविश्वास और भीड़ हिंसा, जो मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, इसके लिए सरकार को कठोर नियम लाने होंगे। सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं। अंधविश्वास पर और जातीय हिंसा पर और भीड़ हिंसा पर, मॉब लिंचिंग पर कठोर से कठोर नियम की सख्त जरूरत है, ताकि इंसान को इंसान बना हम रहने दें। और सबसे बड़ी बात, जब शराबबंदी बिहार में हो चुकी है, तो वहां पर शराब मिल कैसे रही है? आप वहां पर जाइए, पूरा शराब का जो काम चलता है थानों से चलता है। वहां की सरकार के पालन पोषण के बिना यह काम नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बन गया है बिहार में, यह ट्रेंड बन गया है कि आप हिंसा करो, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप आतंक फैलाओ, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप शराब का धंधा करो, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
और ये बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं। बिहार जो बदनाम है वो भाजपा और नीतीश कुमार के कारण बदनाम है। और क्रोनोलॉजी समझिए, मैं बिहार के अलावा दूसरे राज्यों की भी बात करता हूं। चाहे आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, लगातार आदिवासियों पर पहले आतंक करा जा रहा है, सुनियोजित तरीके से सरकार द्वारा करा जा रहा है। आदिवासियों को फिर वहां से विस्थापित किया जा रहा है और वहां की पूरी जमीनें सरकार हड़प रही है अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। यह है क्रोनोलॉजी। और आदिवासियों पर हमले कम नहीं होने वाले, हमको मालूम है, पर हम लोगों को पूरी ताकत से इसके लिए लड़ना पड़ेगा और हम लोग उस चीज के लिए तैयार हैं। राहुल जी ने कहा है कि डरो मत, हम लोग इस लड़ाई को आखिरी तक ले जाने के लिए पूरी तैयार हैं, पर हमारा ये कोशिश रहेगी कि आदिवासियों की 1 इंच जमीन भी हम लोग नहीं जाने देंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और जब जब आदिवासियों पर हिंसा होगी, उन पर अत्याचार होंगे, तो हम राहुल जी के सिपाही पूरी ताकत से वहां पर जाकर उसके खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं चाहूंगा हमारे पत्रकार के साथियों के अगर कुछ भी सवाल हैं तो वो कर सकते हैं। बिहार में कंटिन्यूअसली पिछले 9 दिन से अगर हम बात करें तो अब तक 13 हत्याएं हो चुकी हैं। इस पर आपका क्या कहना है? और अभी चुनाव है, चुनाव में जो ग्राउंड पर देखा जा रहा है, जो SIR चल रहा है, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इन 2 सवाल आप क्या कहना है? देखिए, मैं सीधा जहां तक क्राइम की बात है, जहां पर हत्याएं हो रही हैं, मैंने कल पढ़ा या आज पढ़ा कि बीजेपी के नेताओं पर भी हमला हुआ है। अब ऐसा प्रदेश आप समझ सकते हैं कि जहां खुद बीजेपी के लोग सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए जवाबदार कौन है? इसके लिए जवाबदार वहां की सरकार और वहां की मानसिकता है। और ये पूरा जो सिंडिकेट चल रहा है, पालन पोषण चल रहा है, वहां के नीतीश कुमार जी की सरकार और भाजपा की सरकार के अधीन होकर चल रहा है। और वहां पर मैं मानता हूं बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना आम जनता सुरक्षित है, ना लोग सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना स्टूडेंट सुरक्षित हैं, ना युवा सुरक्षित हैं। और ये बिहार की बहुत बड़ी हकीकत है। Vikrant sir, you have just shown a video where Rahul Gandhi had also spoken to the family members, to which now the BJP is attacking him and saying that he was completely unaware of the incident and ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी के दुख को साझा कर रहे हैं तो क्या ये PR स्टंट है? ये काम तो नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए था। PR स्टंट कौन करता है? नरेंद्र मोदी जी करते हैं। राहुल गांधी PR स्टंट नहीं करते। अगर किसी का आंसू पोंछते हैं तो दिल से उनको जब महसूस होता है तब उनके आंसू पोंछे जाते हैं, झूठ मूठ के आंसू नहीं बहाए जाते। वहां के मुख्यमंत्री जी को इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए था। आप चीज समझिए, राहुल गांधी जी को दिल्ली में बैठकर उस परिवार की चिंता है, पर वहां पर बैठकर वहां के मुख्यमंत्री, वहां के डिप्टी CM को चिंता क्यों नहीं है? यह मानवता कहलाती है, ये PR स्टंट नहीं कहलाता। और राहुल जी को पीड़ा हुई थी तभी उन्होंने हमको निर्देशित करा वहां जाकर आप देखिए, उनसे बात कीजिए। उनका परिवार कितना डरा हुआ था, आप वहां होते तो आपको पता लगता वो कितने डरे हुए थे। आपने देखा होगा जब उनके 4 भाई वहां बैठे थे, जब वो बता रहे थे, वो डर डर कर बता रहे थे। और वो शुरू से बता रहे थे कि शुरू से क्या हुआ क्या नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई अपने परिवार के व्यक्ति को ही बताएगा ना कि 10 दिन पहले क्या हुआ, 5 दिन पहले क्या हुआ, किसी गहरे को तो नहीं बताएगा। तो राहुल जी को वहां के लोग अपना समझते तभी तो बता रहे थे। और राहुल जी में आज मानवता जो है, ये भाजपा के लोगों में भी होना चाहिए। हम बोलते हैं राजनीति अपनी जगह है, पर इंसानियत तो मत मरने दो। अगर इंसानियत को मरने दे रहे हो और आप उसको PR स्टंट बोल रहे हो तो भाजपा को शर्म आना चाहिए। थैंक यू।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। KGMU लखनऊ में स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित प्रतिष्ठित किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस परियोजनाओं में अत्याधुनिक स्वास्थ्य जांच सुविधाएं, नई बिल्डिंग्स, सुपर स्पेशलिस्ट विभागों के विस्तार और डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम की शुरुआत शामिल है। KGMU के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश शासन में चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य और संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, कुलपति KGMU प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर अभिजीत कौर जी और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर KK सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, शिक्षकगण, युवा छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय के पूर्व फैकल्टी मेंबर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज सावन मास का पहला सोमवार है। देवादिदेव महादेव का यह मास है और इस मास के बारे में कहते हैं कि शिव लोक मंगल के देवता हैं। लोक मंगल के प्रतिनिधि के रूप में आप सब की समाज में अपनी एक विशिष्ट प्रतिष्ठा है और आज प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान को एक साथ 1000 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण और शिलान्यास की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं और KGMU परिवार को इन सभी परियोजनाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। 120 वर्ष की अपनी शानदार यात्रा में KGMU ने अनेक मील के पत्थर गढ़े हैं और ये 120 साल की यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है। अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। KGMU प्रदेश का एकमात्र चिकित्सा संस्थान है जिसने पिछली एक सदी की 2 बड़ी महामारियों का सामना किया है। जब वह पिछली सदी में महामारी आई होगी उस समय KGMU शैशवावस्था में था, लेकिन जब इस सदी की दूसरी महामारी के रूप में कोविड-19 का सामना हम सबको करना पड़ा था, तो KGMU पहला संस्थान था जिसने इस बीमारी से लड़ने के लिए जांच की सुविधा का केंद्र अपने आप को बनाया था और पहले 100 पेशेंट के लिए हम लोगों ने यहां पे कोविड-19 की जांच की सुविधा की यहां पर जो जांच प्रारंभ की थी उसमें KGMU से ही वो प्रारंभ हुआ था। और आज उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कितनी ढेर सारी उपलब्धियों को आज 120 वर्षों की इस यात्रा के दौरान आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लोकार्पण करके, न्यू कार्डियोलॉजी विंग का भी हम लोगों ने लोकार्पण किया है और मंच पर आने के उपरांत हम लोगों ने यहां पर आकर के इस सेंटर में आकर के जनरल सर्जरी विभाग के नवीन भवन के लिए 500 बेडेड ट्रॉमा सेंटर के और पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स के लिए, ताकि KGMU के
नए प्रशासनिक भवन के लिए भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया है। ये अपने आप में किसी भी संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। याद रखना, व्यक्ति हो या संस्था, इन दोनों की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने समय की गति के साथ अपने आप को कैसे तैयार करके रखा है। जो लोग समाज की गति से 10 कदम आगे चल करके सोचते हैं, करते हैं, वे प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ करके लोगों के लिए एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। जो समय की गति के अनुरूप भी नहीं चल पाते तो उनकी कालचक्र में दुर्गति भी तय है। और याद करना कि यह हम पर निर्भर करता है कि हमें प्रगति करनी है या दुर्गति की मार सह करके गुमनाम जीवन को व्यतीत करना है। यह हम पर निर्भर करता है। अगर हम समय की गति के अनुरूप चल रहे हैं तो लोक मंगल की इस कामना के लिए स्थापित केजीएमयू जैसे संस्थान, यह न केवल संस्थान को बल्कि आप में से प्रत्येक चिकित्सक को भी यशस्वी बनाएगा, उनका नाम होगा। और जैसे यहां पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी जाते हैं तो जॉर्जियंस के नाम वहां पर या उनके ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, उनकी अपनी उपस्थिति वहां पे देखने को मिलती है। और 120 वर्ष की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया किया होगा और कुछ नया कर भी रहा है। हम लोग लखनऊ में देखते हैं, प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि क्या स्थिति है पेशेंट की। और लखनऊ में भी मैं इस बात को अनुभव करता हूं क्योंकि प्रदेश भर के पेशेंट आते हैं, अन्य अगल बगल के राज्यों के भी और नेपाल जैसे देशों से भी बहुत सारे पेशेंट जब लखनऊ में आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी बनती है कि हमें केजीएमयू या एसजीपीजीआई में कोई बेड मिल जाए, उपचार की सुविधा प्राप्त हो जाए। ये पेशेंट की जो प्रायोरिटी है वह केजीएमयू या एसजीपीजीआई क्यों बन गई? क्योंकि उसे विश्वास है कि वह जाएगा तो उसे उपचार मिलेगा, वह जाएगा तो स्वस्थ होकर के वापस जाएगा। न्यू कार्डियोलॉजी विंग में भी हम लोगों ने वहां पे देखा, कुछ पेशेंट भर्ती थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उसमें से कुछ लोगों का आज और कुछ का कल यहां पे एंजियोप्लास्टी होनी है। मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनके अंदर आत्मविश्वास झलक रहा था, आत्मविश्वास इस बात का कि हां वे भर्ती हुए हैं तो स्वस्थ होकर के जाएंगे। याद रखना, व्यक्ति बीमार तब होता है जब उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आने लगते हैं। नकारात्मक विचार जब उसको घेरते हैं तो वह उसकी बीमारी का कारण भी बनता है। और जीवन के किसी क्षेत्र में जब वह नकारात्मक विचार उसको घेरते हैं तो उसकी अवनति को भी वह अपने साथ लेकर के चलते हैं। हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को नहीं आने देना है। हम लोगों ने पहले भी कहा, आज इस क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। अभी हम लोग आईआईटी कानपुर के साथ मेडटेक पर एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आईआईटी कानपुर, यहां से टेक्नोक्रेट निकलेंगे, लेकिन नहीं, अब वह मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी अपने एक नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ हम लोगों का प्रयास है कि लखनऊ से केजीएमयू और एसजीपीजीआई उसके साथ जुड़े। इस फील्ड में हम दुनिया की उन चुनौतियों का सामना कर सके जो आज दुनिया में बहुत एडवांस स्टेज में आ चुकी है। अभी हमें उसमें बहुत कुछ करना है और सौभाग्य से यहां पे उत्तर प्रदेश में आज उस प्रकार की सुविधाएं हैं। सरकारें आपको उस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। हमें भी प्रोएक्टिव रोल के साथ
उसे लेकर के उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है। एक बड़े अभियान के साथ इन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में भारत ने एक नई प्रगति की है। भारत की प्रगति पूरी दुनिया के अंदर सराही जा रही है। भारत की आर्थिक क्षेत्र में प्रगति दुनिया को आकर्षित कर रही है। याद करिए, 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत का चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना, एम्स जैसे संस्थान जो देश के अंदर अपने आप में स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में माने जाते थे। आजादी के बाद से लेकर के जब पहला एम्स स्थापित हुआ होगा तब से लेकर के 2004 तक 1998-99 तक केवल एक एम्स था। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 6 नए एम्स स्थापित हुए थे और अब उनकी संख्या पिछले 11 वर्ष में बढ़ करके 2014 से लेकर के 2025 के बीच में जब हम एम्स की संख्या देश भर में देखते हैं तो 23 एम्स आज के दिन पर देश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। एम्स की अपनी पहचान क्या है? वहां पे केवल स्वास्थ्य के ही वे केंद्र नहीं है, वे केवल उच्च चिकित्सा शिक्षा के ही केंद्र नहीं है। उन्होंने शोध और विकास को भी अपने साथ समानांतर रूप से एक नई गति दी है और यही उसकी एक नई पहचान बनी है। केजीएमयू ने उस दिशा में एक नई प्रोग्रेस की है, एक नए कदम बढ़ाए हैं। केजीएमयू के साथ ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं जो पिछले 120 वर्षों के आपके इतिहास को गौरवमयी बनाता है। और प्रदेश सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के अंदर इस दिशा में जो तैयारी की, डबल इंजन की सरकार उस दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रही है। आज हमारे सामने हम लोग जब आए थे, हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत कम थी, बहुत सीमित संख्या में थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की इस परिकल्पना को आज हम साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जनपद स्तर पर लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होती है तो मान करके चलिए कि जो भीड़ केजीएमयू में दिखाई देती है, ये भीड़ जनपद स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग होगी और केजीएमयू में वही पेशेंट आए जिसकी यहां आवश्यकता है। अन्यथा जनपद स्तर पर वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां के मेडिकल कॉलेजेस में उन्हें बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो। गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेजेस में यूजी के नए एडमिशन हुए हैं। अनुमान करिए, पहले यहां पे 1947 से लेकर के 2017 तक कुल 17 मेडिकल कॉलेज बन पाए, गवर्नमेंट के स्तर पर बन पाए थे और हम लोगों ने गत वर्ष 17 मेडिकल कॉलेजेज में, इसमें 13 मेडिकल कॉलेजेज ऐसे थे जो गवर्नमेंट के थे, 3 ऐसे थे जो गवर्नमेंट के साथ पीपीपी मोड पर स्थापित हुए थे और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। 17 मेडिकल कॉलेजेज में एक साथ हमने एमबीबीएस के प्रवेश लिए थे। इस वर्ष भी कुछ नए केंद्रों में जो हमारे राज्य मंत्री की पीड़ा थी, उनकी यही पीड़ा थी कि गत वर्ष जिन 17 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुई थी, अमेठी में भी होना था लेकिन वह एडमिशन नहीं हो पाया। संभवतः इस बार एनएमसी ने वहां का पहले चरण में उसको मान्यता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और मैं मानता हूं कि इस वर्ष अमेठी मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो पाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। अगर ये स्वास्थ्य सेवाएं इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ती तो केजीएमयू के ऊपर आने वाले भार को कंट्रोल करने की क्या स्थिति होती।
पहले अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पेशेंट को मैं देखता था कि वहां पे अगर डेंगू हो गया तो डेंगू का पेशेंट, उसका उपचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होता था। सभी लोग यहां आते थे, सभी लोग इसी केजीएमयू की ओर दौड़ते थे और केजीएमयू में ही उन्हें यहां पे प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध हो पाती थी। हम लोगों ने किसी प्रकार से पहले प्राइवेट सेक्टर में और फिर वहां पर अन्य सेक्टर में, मुझे याद है यहां पे जब गोरखपुर में हम लोगों को वहां पर प्लेटलेट्स की सुविधा के लिए कार्य करना पड़ा था, तो हम लोगों को यहां केजीएमयू से हमने प्रोफेसर तुलिका चंद्र को वहां बुलाया था समझने के लिए कैसे काम होता है। सीएमई वहां हुई थी और उस सीएमई के माध्यम से फिर उन्होंने वहां के लोगों को गाइड किया था। वहां पे ब्लड सेपरेटर यूनिट लगी, ब्लड एफएसएस यूनिट लगी। परिणाम क्या है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में आज डायलिसिस की सुविधा भी है, प्लेटलेट्स की भी सुविधा उपलब्ध है और संचारी रोग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण आपके सामने है। इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट वर्तमान में यह समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का होता था, लेकिन अब इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आज लोग भयमुक्त वातावरण में जी रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि इंसेफ्लाइटिस नहीं आ सकती, इंसेफ्लाइटिस से किसी मासूम की मौत नहीं हो सकती। याद रखना, बीमारी तो अपने आप में एक निरपेक्ष है, वह चेहरा देख करके नहीं आती। जहां पे गैप होगा वहां पर वो हमला करेगी और अपनी चपेट में लेगी। और यही स्थिति हम देखते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, लोगों में जागरूकता नहीं थी, आसानी से बीमारी की चपेट में लोग आते थे। कहीं मलेरिया की चपेट में आते थे, कहीं डेंगू की चपेट में आते थे। इस समय आप देख रहे होंगे बरसात चल रही है पिछले 1 महीने से, लेकिन कहीं भी संचारी रोग से बहुत संक्रमण हो उस प्रकार की स्थिति नहीं है। ठीक है, एक समय है संचार क्रांति के इस युग में अगर आपने प्रोग्रेस की है तो मीडिया ने भी प्रोग्रेस की है। और एक स्मार्टफोन अब ऐसा बन चुका है कि कहीं की भी कोई विजुअल्स लेकर के अगले दिन उसको नेगेटिविटी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन एक नई प्रोग्रेस जो हुई है, जो चीजें देखने को मिल रही हैं, उसको हमें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा करके जन सुविधाओं को कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में टीम भावना के साथ जब हम कार्य करते हैं तो रिजल्ट देता है। उस परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। आपकी कुलपति जी कह रही थी कि हमें जगह की कमी है। हमने तो केजीएमयू को बलरामपुर में एक सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने के लिए दिया था, और आज भी मैं कह रहा हूं कि वहां मेडिकल कॉलेज हम लोग इस सत्र में, अगले सत्र में हम लोग प्रारंभ कर देंगे। केजीएमयू अगर अपना चलाना चाहेगा उसको, तो मुझे लगता है समय आ गया है जब महानगरीय सुविधा से बाहर उन क्षेत्रों में भी आप जाकर के मुश्किल से 2.5 घंटे में, 2 घंटे 2.5 घंटे में आप बलरामपुर पहुंच सकते हैं। और उस सेंटर में आप देखेंगे तो वह सेंटर ऐसी जगह पे है, भले ही आप वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा ऑपरेशन वहां चला रहे हैं इस समय। और उस सुविधा को अगर आप देखेंगे, वहां जाएंगे, बहुत अच्छा केंद्र बन रहा है, एकदम तराई का क्षेत्र है, बहुत अच्छा प्राकृतिक वातावरण वहां का है। और उसे हमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिनकी पहली कर्मभूमि बलरामपुर रही है, हमने उसी रूप में उस मेडिकल कॉलेज को हम वहां पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। केजीएमयू इस दिशा में आगे बढ़े। मुझे अच्छा लगा कि गत वर्ष केजीएमयू ने यहां पर अपने फैकल्टी की बड़ी समस्या का समाधान किया है। आज नर्सिंग में और पैरामेडिकल में भी उत्तर प्रदेश के अंदर नए नए नर्सिंग कॉलेजेस स्थापित हो रहे हैं। होता क्या था, मेडिकल कॉलेज तो कभी बन भी जाता था, लेकिन नर्सिंग की तरफ या पैरामेडिकल की तरफ हम नहीं देख पाते थे। आज इस दिशा में भी कार्य प्रारंभ हुआ है, बहुत अच्छे काम प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि पूरा बैकबोन मेडिकल हेल्थ की तो नर्सिंग है, और नर्सिंग सेवा जितनी मजबूत होगी हम उतने बेहतर परिणाम देने में सफल हो सकते हैं। और उस दिशा में भी जो कार्य प्रारंभ हुए हैं
यह एक अच्छी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। जितना भी हमारे पास मैन पावर का गैप हो, समय से विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी पूर्ति समयबद्ध तरीके से कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट देना है तो हमारे पास टीम होनी चाहिए, टीम वर्क भी होना चाहिए। वह परिणाम में अपने आप अपनी मेहनत से उसे बदल देगा। हम समय की गति के अनुरूप अपने आप को तैयार करें, इस विश्वास के साथ आज यहां पे 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो ये उपहार केजीएमयू को और इसके माध्यम से प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए केजीएमयू परिवार को बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। विश्वास करता हूं केजीएमयू अपनी इस गौरवशाली परंपरा को निरंतरता देता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आपके विचार हम सबके लिए संकल्प बनते हैं, अक्सर करते हैं हम सभी को जनसेवा, विकास और उत्तरदायित्व के पथ पर। केजीएमयू परिवार अता कर। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। जयशंकर वांग यी की ब्रीजिंग में अहम बैठक। ब्रीजिंग में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 9 महीने में भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य रखने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रगति सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने और तनाव को समाधान की दिशा में ले जाने की आपसी क्षमता का प्रमाण है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदीप भंडारी बोले, गाली गठबंधन को जनता सिखाएगी सबक। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान को लेकर भाजपा का तीखा हमला सामने आया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि विपक्ष अब लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को मीडिया, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थानों से दिक्कत है, क्योंकि ये निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। देखिए, बूथ लूटने वाले आज मीडिया के सोर्सेस पर भी गाली बक रहे हैं, क्योंकि इनकी संस्कृति और प्रवृत्ति लोकतंत्र विरोधी है और संविधान विरोधी है। इसीलिए भले मीडिया हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, जो अपना काम निष्पक्ष रूप से संविधान की मैंडेट को इंप्लीमेंट करता है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को इससे दिक्कत होती है। कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी एजेंसीज को धमका रहे थे, अब तेजस्वी यादव मीडिया पर गाली बक रहे हैं। दरअसल घुसपैठियों का समर्थन करने वाला ये गठबंधन इस बात से घबराया हुआ है कि एसआईआर के बाद में बिहार का हक बिहारी तय करेगा। ये वही अलायंस है जिस अलायंस ने शीर्ष कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया है। यह इंडी अलायंस नहीं, गाली अलायंस है। और बिहार की जनता जो संस्कारों में विश्वास रखती है, संविधान को सर्वोपरि रखती है, ये बूथ लुटेरे जो गुंडों का समर्थन करते हैं और मीडिया, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, ऐसे गाली अलायंस को बिहार की जनता विपक्ष में बैठाने के लिए तैयार है। उन्हीं की पार्टी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हर जिले की है खास पहचान। दिल्ली सीएम राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश के कोने कोने से आए अनोखे और पारंपरिक उत्पाद न केवल स्थानीय कला और संस्कृति के प्रतीक है, बल्कि वे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। उन्होंने आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों के उत्पादकों को पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई और कहा कि हर जिले की एक विशिष्ट पहचान होती है जो वहां की सांस्कृतिक और आर्थिक ताकत को दर्शाती है। देख रही थी कि इतने सारे प्रोडक्ट जो आंध्र प्रदेश के थे, सबको अवार्ड मिला। जम्मू कश्मीर का चाहे केसर हो, कहीं की मिर्च की बात हो रही थी, कहीं की साड़ी की बात हो रही थी, कहीं टोकरी की बात हो रही थी, कहीं स्टील की बात हो रही थी। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक स्पेशलिटी है। अगली बार से मैं चाहूंगी पीयूष भाई और जतिन जी, ये खाली आप प्राइज देने का मत रखिए, स्टॉल भी लगाइए सर। नहीं, हमको खाली सुनाने के लिए बता रहे हो, अब खरीदना हो तो क्या करें।
तो दिल्ली में एक बड़ा फेयर आप लगाएं, उसमें हम पूरे देश के लोगों को इनवाइट करें, अपनी इस विस्तृत कल्चर के साथ में उनका परिचय कराएं, हर प्रोडक्ट की जानकारी उन्हें मिले। और जैसे भारत मंडपम में एक बड़ा मेला हम लोग करते तो वो स्पेशल प्रोडक्ट को हम लोग डिस्प्ले करें, दुनिया और देश में उसका नाम जाए। और यही कारण है कि इस अलग तरह से सोचते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। देश की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमिक स्टेटस पे लाने की किवायत में इस तरीके के प्रयास जो हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस कार्यक्रम में जिन सभी स्टेट्स को अवार्ड मिला, मैं उनको भी बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत गठबंधन की बैठक जल्द हो, उद्धव ठाकरे बोले। मुंबई में एक प्रेस बयान जारी करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारत गठबंधन की निष्क्रियता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब तक गठबंधन की कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और 2025 में बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव भी प्रस्तावित है। क्यों नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया आघाड़ी की मीटिंग नहीं हुई है। मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो हो जाए। और बिहार के चुनाव आ रहे हैं, बाकी भी अन्य राज्यों में चुनाव आ जाएंगे। हमारे यहाँ भी जो म्यूनसिपैलिटीज है, जिला परिषद है, उनके भी चुनाव आ जाएंगे, तो मीटिंग तो होनी चाहिए। तुम्ही एकत्र मनसे आणि ठाकरे एक मनसे आणि अरे झालं रे तो विषय था, मिलकर लड़ेंगे क्या अलग अलग लड़ेंगे? ये मुझे पता था। हमारे नहीं, कौन सा भी चुनाव हो वो बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए, बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, यूएस प्रेसिडेंट पण बैलेट पेपर में होता ना, यूके की इलेक्शन भी बैलेट पेपर से होती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? साहेब, काल बाळा नांदगावकर बोलले की या आधीही निवडणुका आम्ही एकट्याने लढल्या, भविष्यात जर गरज पडली तर आम्ही पुन्हा एकदा एकट्याने लढू। मला वाटतं त्यांनी त्यांच्या पक्षाने एक आदेश दिलेला आहे की या विषयावरती कोणत्याही प्रवक्त्याने बोलू नये। अरे पण आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहीर तर होऊ द्या। ठीक है, चल। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भगवत मान ने विधानसभा में पेश किया बेअदबी विरोधी विधेयक। छत्तीसगढ़ के पंजाब विधायक के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवत मान ने एक अहम विधेयक पंजाब पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 को सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक ग्रंथों के अपमान या बेअदबी की घटनाओं को सख्ती से रोकना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसी घटनाएं गहरी चिंता का विषय है और अब समय आ गया है कि ऐसे अपराधों पर सख्त कानून बने। पंजाब दी विधान सभा दे विच बड़े गंभीर विषयां ते विचार वटंतरा होया। एक पंजाब पवित्र धार्मिक ग्रंथां दे विरुद्ध अपराधां दी रोकथाम बिल 2025 बतौर गृह मंत्री मैं पेश किया कि उत्ते विचार होना चाहिए तुरंत। हालांकि तुसी बहुत दिनों तो यह अपने कैमरे राही अपनी कलमा राही ये दस रहे हो कि यह बिल आवेगा, पर विरोधी धिर दे नेता कांग्रेस दे प्रताप सिंह बाजवा जी वो कहते साडे कोले कोई जानकारी नहीं हैगी। वैसे दुख की गल है, जे गुरु साहब दियां बेअदबियां दी जानकारी उन्हां कोले नहीं हैगी तो फिर वो रहिंदे कित्थे ने? वो तो बच्चे बच्चे नूं पता है। 5 साल के बच्चे तो पुछ लो कि बरगाड़ी की होया सी, बुरज जवार के की होया सी, बाइबल कलां की होया सी, कोटकपूरे की होया सी, तो कहंदे सी कल नूं तैयारी करके आवांगे। ठीक है जी, इत्थों यह सिद्ध हुंदा है कि कांग्रेस नूं
श्री गुरु ग्रंथ साहब ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਭੁੱਲਿਆ ਜੀ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਹੈਨਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਪਾਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ कि चलो आज तक तैयारी नहीं सी, कल नूं तैयारी करके। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी टेलीप्रॉम्प्टर छोड़कर बोले, तेजस्वी यादव का बयान। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर छोड़कर अपनी बात खुद कहनी चाहिए। तेजस्वी ने बिहार की स्थिति को भयावह बताते हुए पूछा, क्या प्रधानमंत्री को बिहार की चिंता नहीं है? क्या वे सिर्फ भाषण देंगे या कभी दुख और संवेदना भी व्यक्त करेंगे? देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। उपेंद्र जी हो, चिराग जी हो, सब लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर पे अगर सवाल उठा रहा है तो मजबूरी है उनकी, उठाना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति वाकई में हद से बदतर हो चुकी है। उठा रहे हैं तो लोग अब मुख्यमंत्री कहाँ है? जरा ढूंढिए मुख्यमंत्री जी को कि खाली फोटो शूट अधिकारी लोग करवाता रहेगा पुलवा पुलिया दिखा करके। हाईजैक हो गए हैं ना भैया। ये जो रिटायर्ड अधिकारी जो है डीके टैक्स वगैरह जो बीजेपी के इशारों पे चलते हैं लोग, जो दो चार भूंजा पार्टी के नेता लोग, वो लोग बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री की अब स्थिति नहीं है, उम्र का पड़ाव आ चुका है, सेहत ठीक नहीं है। इसका जितना फायदा उठा सकते हैं ये रिटायर्ड अधिकारी या भूजा पार्टी का कुछ भाजपा के इशारे पे चलने वाला नेता साहब सब पूरा कर रहा है।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांवड़ियों को मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामी कल्याण देव की महाराज की 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर स्वामी जी के दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने सावन मास के चौथे दिन पर सभी शिव भक्तों और कांवड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं काबिले तारीफ है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था थी, वो कानून व्यवस्था इतनी भयानक थी, मुझे ध्यान में है। मैं एक बार मुजफ्फरनगर के आगे किसी एक गांव के अंदर था और मैंने आगे निकलना था, और जब मैं वहां से निकला दोपहर के लगभग 1-2 बज रहा था, तो उन्होंने मेरे को एक ऐसा किस्सा सुनाया। किस्सा नहीं था, वो सच्चाई थी। उन्होंने कहा कि इस रोड के ऊपर से तो दिन के 2 बजे भी नहीं निकल सकते कि लूटपाट हो जाती है। इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ये 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर थी। रात को तो निकलने का सवाल ही नहीं था, जब व्यक्ति दिन में नहीं निकल सकता था। परंतु मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का दिल से आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने एक सच्चाई से इस उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को और उसको ठीक करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ऐसा महान व्यक्तित्व जिनका अपना कुछ नहीं, प्रदेश के लिए काम करते हैं, संत की भूमिका में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि हम प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और इस प्रदेश को विकास की गति में आगे बढ़ाएंगे। मुझे ये भी खुशी है जब मैं देखता हूँ 2017 के बाद आज उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हो जाता है। ये भी योगी आदित्यनाथ जी के उनके दिशा निर्देश के अंदर है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एक जिला एक उत्पादक कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार समारोह के मंच पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की आर्थिक प्रगति का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया वैश्विक संकटों से जूझ रही थी, तब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नक्सलिस्तान की तरह खड़ा था, एक स्थिति और विकास का प्रतीक। पूरे विश्व में जब उथल पुथल चल रही है, उस बीच में भारत एक ओएसिस की तरह है। डेजर्ट के अंदर ओएसिस होता है ना, जहां पानी मिलता है, जहां पेड़ पौधे होते हैं। तो विश्व की उथल पुथल में भारत एक स्टेबल देश, एक ऐसा देश जहां विकास भी हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। हम 2014 में 11वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। इस वर्ष में विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2027 तक विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब भारत को मिलेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नायडू के स्वास्थ्य और उम्र पर की गई टिप्पणी अस्वीकार्य है। आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वंगालपुंडी अनीता ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के प्रति अद्भुत भाषा का उपयोग करने वाले पूर्व मंत्री पेरनी नानी की तीखी आलोचना की है। अनीता ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री नायडू 66 वर्ष की उम्र में भी 18 घंटे अथक परिश्रम करते हैं और वे राज्य के विकास में एक दूरदर्शित नेता के रूप में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रिया श्रीनिकेत ने नेशनल हेराल्ड मामले पर दिया बयान। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनिकेत ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अदालत में जो कुछ भी कहना था वे सब कह दिया गया है और सच्चाई पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है। मेरा अपना मानना है कि हमें जो कहना था हमने वो कोर्ट में कहा है और सच पूरी तरह से सार्वजनिक है। जिस तरह के मनगढ़ंत आरोप ईडी ने लगाए हैं, जिस तरह का काम ईडी ने किया है, जिस तरह का फर्जी केस बनाकर पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर ईडी ने किया है, वो उसका सत्य अंततोगत्वा आएगा ही सामने। मैं आशा करती हूं कि कोर्ट ने रिजर्व जजमेंट किया है और हमारे फेवर में जजमेंट होगा। कोर्ट को सत्य दिखेगा, कोर्ट को सच दिखेगा। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? ये पूरा
मामला एक मामला है जहां पर 8 साल तक ईडी को कोई मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज नहीं देखा। 2021 में यकाएक ईडी ने आके केस में मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज लगा दिए। मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज उस केस में लग रहा है जहां पर एक पैसे का मनी आदान प्रदान ही नहीं हुआ है, कोई प्रॉपर्टी कोई एसेट ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लग रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज वो उस केस में लगा रहे हैं जहां पर सेक्शन 25 या सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट की जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है वो है, जहां पर शेयर होल्डर को या डायरेक्टर को एक नए पैसे का डिविडेंड बोनस प्रॉफिट कुछ नहीं मिल सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज वो वहां पर लगा रहे हैं जहां सारे एसेट्स एजेएल के हैं, सारी प्रॉपर्टी एजेएल की है, जो भी किराया आता है वो एजेएल को आता है, किसी शेयरधारक को नहीं आता है, न शेयर होल्डर को आता है। तो जिस तरह से ईडी ने काम किया है इसमें, जिस तरह से ईडी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर और बदले की राजनीति से, प्रतिशोध की राजनीति से काम करती हुई दिख रही है, बीजेपी का पपेट बनकर दिख रही है, वो सबको दिख रहा है। असलियत यह है कि ईडी हमें नहीं बता सकती कि हम एजेएल को कैसे रिवाइव करेंगे। एजेएल स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा चिन्ह था। पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी, रफी अहमद किदमई जैसे लोगों के द्वारा स्थापित किया गया था और उस पेपर को हमने रिवाइव किया। आज नवजीवन और कौमी आवाज और नेशनल हेरल्ड सब छपते हैं और उनकी बड़ी डिजिटल प्रेजेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी ने जो स्टैंड भी लिया है कोर्ट में वो उसके प्रीवियस स्टैंड से अलग है। ईडी ने कभी भी ऐसे केस में चार्जशीट नहीं दायर करी है जहां पर एफआईआर ना हो या जहां पर ऑथराइज्ड ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ने कार्रवाई ना की। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें MNS न्यूज टीवी पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच